तो अगला वर्क होता है इनका क्वालिटी ऑडिट्स एंड इंस्पेक्शन। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका बेसिक वर्क जो होता है वो प्रोडक्ट के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, तो वो R&D लेबोरेटरीज के अंदर हो रहा है, उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी और उसके बाद उसकी क्वालिटी, उसके सैंपल्स को विड्रॉ करके QC के अंदर चेक किया जाएगा। तो ये प्रॉपर ये जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं इनको जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इनको चेक करने के लिए कई बार ये डिपार्टमेंट जो होता है, जो DQA डिपार्टमेंट होता है ना, ये इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करवाता है। इंटरनल ऑडिट्स का मतलब ये होता है कि ये बिना बताए कभी भी डिपार्टमेंट के अंदर चले जाएंगे और ये चेक करेंगे कि वर्किंग जो है वो CGMP के हिसाब से हो रही कि नहीं हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि वर्किंग का जो कल्चर है वो सही नहीं है, क्योंकि अगर वर्किंग का कल्चर अकॉर्डिंग टू CGMP और GLP के हिसाब से नहीं होगा तो प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो सही नहीं आ पाएगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर पाएगी। इसीलिए इस डिपार्टमेंट का जो काम यही है कि बार बार और समय समय पे ये इंटरनल ऑडिट करते रहते हैं और ये चेक करते रहते हैं तो जो वर्किंग हो रही है R&D के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर या QC के अंदर, वो रेगुलेटरी गाइडलाइन और CGMP के हिसाब से हो रही कि नहीं हो रही है। साथ ही साथ अब आपने इंटरनल ऑडिट तो कर लिया, बट कभी कभी हो सकता है कि बाहर जो हमारे रेगुलेटरी एजेंसीज है, जो एक्सटर्नल रेगुलेटरी एजेंसीज होती है, जैसे US FDA, CGMP, CDSCO, WHO, वो लोग भी ऑडिट्स के लिए इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। तो कंपनी को और डिपार्टमेंट्स को ऑडिट के लिए तैयार करना, उनके डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना, ये काम भी DQA डिपार्टमेंट का होता है। तो इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करवाना ये काम तो इनका है ही, खुद ही इंटरनल ऑडिट करते हैं, खुद जाके चेक करते हैं। बट जब बाहर से कोई अथॉरिटी चेकिंग करने के लिए आ रही है तो डिपार्टमेंट्स को रेडी करना, ऑडिट के लिए उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करवाना, टाइम पे उनको ट्रेनिंग देना कि किस तरीके से ऑडिट होगा, ये सारी चीजें भी इसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। उसके बाद एक और इनका बेसिक वर्क होता है, वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। देखिए रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज के अंदर होता है तो इस डिपार्टमेंट का एक बेसिक काम ये होता है कि ये रिस्क पोटेंशियल को असेस करते हैं। रिस्क पोटेंशियल का मतलब ये होगा कि प्रोडक्ट की कोई ना कोई ऐसी स्टेज होती है, उस स्टेज के अंदर प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर डिफरेंस आ सकता है, लो हो सकती है क्वालिटी। तो उस पर्टिकुलर स्टेज को डिटरमाइन करना, वो ज़्यादातर प्रोडक्शन से जुड़ी हुई स्टेज हो सकती है कि प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी फेज आएगी जहां पर प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर डिक्लाइन आएगा। तो उस स्टेज को आइडेंटिफाई करना और उसके लिए फिर अलग से प्लानिंग करना कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके लिए फिर उनको R&D के साथ मिलकर काम करना पड़ सकता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करना पड़ सकता है और हमको उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। और अगर उस प्रॉब्लम के लिए हमको क्या प्लान बनाना है और जो भी हमको प्लान बनाना है वो प्लान फिर यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उसको फॉलो करवाना, उसकी ट्रेनिंग करवाना, ये काम भी इसी डिपार्टमेंट का होता है। तो सबसे पहले तो रिस्क को असेस करना कि रिस्क कहाँ पर है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकती है, उसके लिए प्लानिंग करना, उस प्लानिंग के बाद जो भी आपने सॉल्यूशन ढूंढ निकाला है उस सॉल्यूशन को फिर इंप्लीमेंट कराने का काम भी इसी डिपार्टमेंट का होता है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट जो है वो काफी डिपार्टमेंट्स के साथ में मिलकर काम करता है। उसके अलावा इनका एक बेसिक वर्क और होता है जो कि QA से रिलेटेड ही है। QA वालों का काम ही होता है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। तो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन से मतलब ये है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स जो कि इस डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, उनको प्रॉपर वे में ट्रेन करना। किस चीज़ के लिए ट्रेन करना? रेगुलेटरी गाइडलाइंस से रिलेटेड जो भी जानकारी आ रही है, अगर कोई रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अंदर कोई चेंजेस आए हैं तो उससे रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। साथ ही साथ क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड जितनी भी प्रैक्टिसेस होती है, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग, CGMP से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। और कंपनी से रिलेटेड अगर कोई प्रोसीजर्स हैं, कंपनी के भी अपनी खुद की कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं जो कंपनी की स्पेसिफिक होती हैं। कुछ वहाँ का वर्किंग कल्चर ही ऐसा होता है जो कंपनी के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, तो वो सारी ट्रेनिंग यही डिपार्टमेंट जो है वो प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट काम जो इस डिपार्टमेंट का होता है वो ये होता है कि क्वालिटी कल्चर को प्रमोट करना फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, ये इस डिपार्टमेंट का काम होता है। क्वालिटी कल्चर का मतलब ये है कि क्वालिटी वर्क होना चाहिए, क्वालिटेटिव वर्क होना चाहिए। आप जो भी काम करें उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू रेगुलेटरी गाइडलाइंस के हिसाब से होना चाहिए। किसी भी तरीके का डाटा इंटीग्रेशन कहीं पे भी नहीं दिखाई देना चाहिए। और ये कल्चर प्रमोट करने का काम भी जो होता है वो DQA डिपार्टमेंट के पास ही होता है। साथ ही साथ डेविएशन कापा मैनेजमेंट, जी हाँ, जो भी इस्टेब्लिश्ड मेथड्स हैं या स्पेसिफिकेशंस हैं, अगर उनको फॉलो करते हुए अगर कोई भी एनालिस्ट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी जो पर्सन है वो अगर कोई डेविएशन कर देता है तो उसको मैनेज करना, उनका डॉक्यूमेंटेशन करना, साथ ही साथ डेविएशन क्यों हुआ था उससे रिलेटेड जानकारी हासिल करना। और अगर वो डेविएशन के अंदर कोई ऐसी पॉइंट उनको दिखाई देता है कि यार ये डेविएशन एक इस वजह से हो रहा है, किसी मेथड के किसी
स्टेप की वजह से हो रहा है और इस स्टेप को हमको चेंज करना पड़ सकता है, और अगर हम इस स्टेप को चेंज नहीं करेंगे तो हमको बार बार डिविएशन देखने को मिल सकता है या प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर कोई गिरावट आ सकती है। तो उस स्टेप को चेंज करना मतलब कापा लेना, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन लेने का काम भी यही डिपार्टमेंट करता है। साथ ही साथ उसका प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंटेशन करना, डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये चीज़ क्लियर करनी होती है कि एक करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन क्यों लिया गया, इसका रीज़न क्या था, और अगर हम ये स्टेप को चेंज करके जो भी हम नई स्टेप ऐड कर रहे हैं उससे हमको क्या फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें हमको कापा के अंदर बतानी होती है। तो डेविएशन को हैंडल करना, साथ ही साथ उस डेविएशन क्यों हुआ, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसको ढूंढना, उसकी पूरी जांच पड़ताल करना, और अगर हमको ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये डेविएशन बार बार होगा और उसका रीज़न ये है तो उस पॉइंट को चेंज करने के लिए कापा लेना, ये सारा काम भी यही डिपार्टमेंट देगी। अगला जो पॉइंट होगा वो होगा क्वालिटी मैट्रिक्स एंड रिपोर्टिंग। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, और अगर सही मायनों में अगर DQA का वर्क देखा जाए तो इनका बेसिक वर्क यही है। देखिए जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज के अंदर होता है, प्रोडक्ट डेवलप्ड हो रहा है, QC के अंदर उसकी टेस्टिंग हो रही है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर उसका प्रोडक्शन हो गया है, तो उस समय प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे डाटास को कलेक्ट करना, उनकी रिपोर्टिंग करना, उनको डॉक्यूमेंटेशन करना। ये डॉक्यूमेंटेशन कहाँ काम आता है, जब भी कोई बाहर की कोई अथॉरिटीज़ आएगी चेकिंग करने के लिए, या इंडस्ट्री के जो हायर अथॉरिटी के लोग हैं वो जब चेकिंग के लिए आएंगे और जब वो पूछेंगे DQA डिपार्टमेंट से कि जो आप प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कर रहे हैं वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो किस फेज़ के अंदर है, कहाँ तक उसकी ग्रोथ हुई है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन जो है वो फिर हायर अथॉरिटीज़ के सामने पेश किया जाता है DQA डिपार्टमेंट के द्वारा, और बताया जाता है उन डाटास के द्वारा कि सर ये रिजल्ट आ रहे हैं, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट सही जा रही है, हमको ये रिजल्ट मिल रहे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही मेंटेन की जा रही है, और प्रोडक्ट का जो डेवलपमेंट है वो सही दिशा में जा रहा है, जिससे कि हायर अथॉरिटीज़ को या जो ऑडिटिंग टीम होती है उनको एक चीज़ का विश्वास हो जाता है कि यहाँ पर जो भी प्रोसेस चल रही है प्रोडक्ट के डेवलपमेंट से रिलेटेड वो सही दिशा के अंदर जा रही है, और ये अश्योर करने का काम जो होता है वो DQA डिपार्टमेंट का होता है। तो इनका बेसिक वर्क यही होता है कि डाटा को कलेक्ट करें और उसको प्रॉपर वे में रिपोर्ट करें। साथ ही साथ अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि DQA डिपार्टमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है फार्मा इंडस्ट्री में, जैसे कि मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स के थ्रू ये चीज़ तो बताई दी कि इनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, उससे भी आप समझ गए होंगे कि फार्मा इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस डिपार्टमेंट का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोडक्ट की इफिकेसी एंड सेफ्टी। जी हाँ, जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज के अंदर होता है तो DQA डिपार्टमेंट ये चीज़ अश्योर करता है कि प्रोडक्ट जो है वो पेशेंट्स के लिए सेफ होना चाहिए, और उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही मेंटेन होनी चाहिए। अगर उनको कहीं भी ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट सेफ नहीं है, उसके अंदर हमको नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट हमको दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं पे वो प्रोडक्ट के डेवलपमेंट को रोक देंगे। R&D टीम को बोलेंगे कि हमको ये रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मेंटेन नहीं हो पा रही है, आप इसके ऊपर फिर से काम कीजिए और फिर हम इस शुरू से स्टार्ट करेंगे। ये काम जो होता है वो DQA डिपार्टमेंट का ही होता है कि वो प्रोडक्ट की सेफ्टी को सबसे पहले अश्योर करते हैं। साथ ही साथ रेगुलेटरी अप्रूवल, जब भी प्रोडक्ट जो है वो इनिशियल स्टेज में होता है या जब भी उसके डेवलपमेंट स्टेज के अंदर होता है तो उसका प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंटेशन कराना, डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करवाना, और मेंटेन किसके हिसाब से कराना, रेगुलेटरी गाइडलाइंस के हिसाब से कराना, उनको प्रॉपर वे में तैयार करना, और जब कोई भी रेगुलेटरी बॉडी ऑडिट के लिए आएगी तो उन डॉक्यूमेंट्स को उन ऑडिटिंग बॉडीज़ के सामने, टीम के सामने पेश करना, और उनसे फिर हमको क्लियरेंस चाहिए होता है। ये पूरा क्लियरेंस दिलवाने का काम भी DQA टीम के पास ही होता है। तो समझ सकते हैं आप कि कितना इंपॉर्टेंट काम होता है इनका। ऑडिटिंग टीम, चाहे वो US FDA हो, WHO हो, MHRA है, कोई भी अगर रेगुलेटरी टीम जो है वो इंडस्ट्री के अंदर ऑडिट करने के लिए आ रही है और प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी डॉक्यूमेंट वो मंगवा रहे हैं तो वो पूरा काम जो है वो DQA टीम ही देखती है। अगला पॉइंट है कॉस्ट इफिशियंसी। कॉस्ट इफिशियंसी का मतलब ये होता है कि जब DQA टीम ये चीज़ पता कर लेती है कि अब हमने जो प्रोडक्ट डेवलप किया है उसकी क्वालिटी मेंटेन है, उसकी क्वालिटी 100% है, उसके बाद उनका काम ये होता है कि अब हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन कॉस्ट हो, उस जो क्वालिटी कंट्रोल चेकिंग हो रही है उससे रिलेटेड कॉस्ट हो, मतलब हम प्रोडक्ट की कॉस्ट या उसकी प्राइस को कैसे कम कर सकते हैं। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, भले ही हम यहाँ पर, मैंने पहला पॉइंट क्या बोला था आपसे, प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो पहले मेंटेन होनी चाहिए, जो हमको चाहिए रेगुलेटरी गाइडलाइंस के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से। भले ही आप कॉस्ट कम करें बट प्रोडक्ट की क्वालिटी हमेशा रेगुलेटरी स्टैंडर्ड के हिसाब से ही होनी चाहिए। ये काम भी DQA डिपार्टमेंट ही देखता है। उसके अलावा एक और पॉइंट आता है, वो होता है रेपुटेशन एंड ट्रस्ट। जी हाँ, DQA डिपार्टमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि जो भी प्रोडक्ट फार्मा इंडस्ट्री डेवलप करेगी, R&D डेवलप करेगी, उसकी जो क्वालिटी होगी वो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड के हिसाब से ही मेंटेन की जाएगी। इससे फ़ायदा ये होता है कि इससे जो भी पेशेंट्स हैं या जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं
उनका ट्रस्ट जो है वो कंपनी के प्रति बढ़ता है, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मेंटेन होगी तो आपकी जो ड्रग होगी वो काफ़ी अच्छा इफेक्ट और सेफ इफेक्ट जो होगी वो पेशेंट्स के ऊपर दिखाएगी। साथ ही साथ जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जो डॉक्टर्स होंगे, उनका ट्रस्ट भी जो होगा, रिलायबिलिटी भी जो होगी वो उस कंपनी की तरफ या उस कंपनी के प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। तो DQA डिपार्टमेंट का अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। तो ये वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने यही बताने की कोशिश करी है कि DQA डिपार्टमेंट जो होता है वो अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है और फार्मा इंडस्ट्री के लिए इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और अगर कोई बात या कोई जानकारी इस वीडियो के अंदर रह गई है और बताना बहुत ज़रूरी थी तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप उस पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर मैं वो पॉइंट भी जरूर रेस करूंगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।